नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से करवाना चाहते हैं जिनके पिता का सपना था कि उनका बेटा आईएएस बने। बहुत दबंग माने जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, और सबसे बड़ी बात है, अगर वो आज आईएएस नहीं होते तो मेरे जैसे कोई ना कोई पत्रकार जरूर होते। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2006 बैच के आईएएस अधिकारी पी दयानंद साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपको सर पीछे लिए चलता हूं सर, सासाराम बिहार, जहां से आप आते हैं सर। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे सर। बचपन कैसा बीता, स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर हम आगे बातचीत। मैं बिहार के सासाराम के पास के गांव का रहने वाला हूं और बचपन से ही छोटी जगह में गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूं, तो कक्षा 5-6 तक तो गांव में ही रहा। तो सासाराम में जो बेसिक अपने प्राइमरी एजुकेशन है मेरी सासाराम से ही है, और उसके बाद मैं सरकारी स्कूल से फिर उत्तर प्रदेश में चला आया। उत्तर प्रदेश में बाकी आगे की पढ़ाई किया है। सर 5 भाई और 3 बहनें, इतना बड़ा परिवार, लेकिन उम्मीद केवल आपसे पिता की। पिता डिप्टी कलेक्टर होकर रिटायर हुए सर, जैसा मैंने आपसे बातचीत की। आपसे क्यों लगता था कि आप ही आईएएस क्रैक कर पाएंगे, आप ही यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये। मैं भी सोचता हूँ कि मुझसे ही क्यों उनको इतनी अपेक्षा थी। शायद हो सकता है अपने अनुभव से कुछ देख रहे होंगे, लेकिन ये बात सही है कि शुरू से ही मेरे अंदर उन्होंने एकदम, मुझे जहाँ तक याद है क्लास 5th-6 से ही वो एक बात हमेशा बोलते थे कि बाकी मेरे भाई लोग इंजीनियर्स वगैरह सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, सर्विस में भी थे। सो मुझे बोलते थे कि नहीं, बस एक ही चीज़ करना, यूपीएससी करना, आईएएस का एग्ज़ाम पास करना है। सो मेरे अंदर वो इतनी इस तरह से बैठ गई थी कि फिर वो अंततोगत्वा उनका आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। सासाराम और इलाहाबाद सर, इसके बीच का डिस्टेंस और इलाहाबाद आने का कारण? मेरे भाई थे, मिर्ज़ापुर में थे। सो मैं मिर्ज़ापुर आ गया था बचपन से ही, 6th क्लास वहीं पढ़ता था, और आगे भी जब 10th के बाद 12th के बाद आगे की पढ़ाई इलाहाबाद से करता रहा। सर 12th तक और शायद ग्रेजुएशन में भी हिंदी मीडियम से ही कंप्लीट आप रहे। इंग्लिश मेरे ख्याल से बीए में आपने एक सब्जेक्ट लिया इंग्लिश। कितना कठिन होता है सर, चूँकि एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यूपीएससी तक पहुंचना, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बहुत मुश्किल होती है उसे यूपीएससी क्रैक करने में। चुनौतीपूर्ण तो है। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम भी, और अभी भी, आज भी है। आज भी आप देखते होंगे जो रेशियो है, जो प्रतिशत है सिलेक्शन का, हिंदी माध्यम का बहुत कम है। हम लोग के टाइम भी था। लेकिन लैंग्वेज एक माध्यम है, बैरियर नहीं है, बाधक तो बिल्कुल ही नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर है, कैंडिडेट के ऊपर है किस तरह से लगा हुआ है। हम लोग भी उस टाइम जब कर रहे थे, मेरी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने यूजी किया है, पीजी किया है, सब हिंदी मीडियम से किया है। लेकिन जो एक डिटर्मिनेशन था, जो एक अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ थे, करना है तो करना है। सो मैं यही कहूँगा कि माध्यम को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। अगर हम बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्य मिलेगा ही। सर वो लक्ष्य तो मिला, लेकिन शुरुआत की अगर हम बात करें, जब पीजी आपका हुआ तो उसके बाद 2002 में पहला अटेम्प्ट, और क्या ग्रेजुएशन पीजी में तय था कि यूपीएससी की तैयारी? क्योंकि उस समय तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उस समय तैयारी करना शुरू किया था आपने। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तय तो था। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस टाइम से ही तय था। इलाहाबाद में एक प्रयागराज की एक खासियत है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला सामान्य रूप से आईएएस पीसीएस के बारे में ही सोच करके वहाँ पढ़ता है। तो मेरे अंदर में भी यही बात थी कि यूनिवर्सिटी में जब मैंने साइंस स्ट्रीम से चेंज किया, आर्ट्स में आया, तो बैक ऑफ द माइंड यही बात थी कि हमको यूपीएससी क्वालिफाई करना है। अभी बीच की जो जर्नी है पूरी, 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद पीजी वाला, तो पीजी करते करते ये बात सही है कि सीरियसली कोई तैयारी नहीं हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए वो लगातार बना हुआ था, उसमें कहीं कोई भी कमी नहीं आई थी। कुछ चीज़ें जो हमको एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में अपने अंदर समय के साथ डेवलप करनी चाहिए थी, वो शायद अंदर कुछ न कुछ चलते रहे, डेवलप होते रहा। ये बात अलग है कि अटेम्प्ट हमारा कौन सा में हुआ, सिलेक्शन तो एक ही किसी अटेम्प्ट में होता है, इम्पोर्टेंट यही है। सो टाइम लगा। टाइम आपने सही बोला कि मैंने पीजी के बाद सीरियसली फिर 2001 के बाद एपीपीएससी की तैयारी शुरू किया। सर 2002 में पहला अटेम्प्ट, 2003 में दूसरा, 2004 में तीसरा, और 2005 चूँकि आखिरी अटेम्प्ट, चौथा ही अटेम्प्ट मिलता है। 3 अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ, जब लास्ट अटेम्प्ट होगा, पीछे लिए चलता हूँ आपको थोड़ा, फादर ने या घर के किसी ने बोला तो नहीं यार कोई दूसरा जॉब भी देख ले यार, अब बहुत हो गया? देखिए, सबसे बड़ी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो घर के जो आपके लोग हैं
वो आपके पोटेंशियल को जानते हैं, उनको पता है कि आपकी क्या खूबियाँ क्या कमियाँ हैं। सो अगर हम यहाँ तक हैं तो जो भी हमारे गार्जियन थे जो हमको देख रहे थे उनको मेरी क्षमता पे विश्वास था। फिर भी जैसा आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बीच में बातें आती हैं कि कुछ और भी विकल्प को देखना चाहिए। तो ये बातें कभी कभार होती थी, बहुत उसमें नहीं, धीरे से बोला जाता था कि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम है, इस तरह की जो भी वैकेंसी की हालत है तो कुछ और भी सोचते रहना चाहिए। लेकिन मैं सुनता था बट बोलता था कि नहीं, सिलेक्शन तो होगा ही, डाइवर्ट नहीं हुआ। बट विकल्प रखने में बुराई भी नहीं है, विकल्प अगर किसी के पास तैयार है तो रखने में बुराई भी नहीं है। ये दयानंद अगर आईएएस नहीं होते तो एक बहुत अच्छे पत्रकार होते, ऐसा सुना है सर मैंने। हाँ, जब मैं पीजी करने के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और क्योंकि बैकग्राउंड पूरा फिर आर्ट्स का यूजी पीजी का हो गया, इलाहाबाद में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये था कि कोई साइड में ऐसा बोला कि अगर ये ना हो तो क्या। उसी बीच एक अटेम्प्ट हो गया था जिसमें नहीं हुआ ना 2002 के बाद से, तो फिर जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, पत्रकारिता में, कि जो एक पढ़ने लिखने की आदत है, जो एक तरह से ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ नहीं बन पाऊंगा तो यार पत्रकार तो बन ही जाऊंगा मैं, कुछ नहीं बन जाऊंगा। नहीं, ये समझिए कि एक व्यक्ति जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद उसके जो एक प्यास है उस चीज़ को जानने की, समझने की, विश्लेषण करने की, घुसने की, समाज को जानने की, परिवर्तन देखने की, अच्छाई देखने की, तो वो सब कहाँ से पूर्ति हो सकती है। तो उसके लिए उस समय भी दिमाग में यही बात है कि नहीं, हम अगर ये नहीं तो इस फील्ड में भी अच्छा जा सकते हैं, कर सकते हैं। 2006 में जब मेंस के बाद, मेंस का जब पेपर होने वाला था, मैंने सुना कि ब्रेन में काफ़ी तेज़ बुखार उस समय हुआ था, काफ़ी समय एडमिट भी रहे, डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया था। उस समय मन में कुछ इफ़ एंड बट्स आए थे सर कि कैसे होगा, क्या होगा आगे? बहुत ही मतलब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मेंस एग्ज़ाम के ठीक 1-1.25 महीने पहले मुझे मेनिंजाइटिस, ब्रेन फीवर हो गया। मैं रूम में अकेला, और जिस तरह की चीज़ें हुई, फिर मुझे अगले दिन मैं अपना रूम तक खोलने की हालत में नहीं था, काफ़ी देर हो रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स ने आकर के दरवाज़ा पीटा तो बहुत मुश्किल से रूम खोला, और हाई फीवर था, 104-105 डिग्री फीवर में। मुझे उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं वहाँ 7-8 दिन तक एडमिट रहा, और फीवर डाउन नहीं हो रहा था, हालत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर भी भगवान की कृपा ठीक तो हुआ। ठीक होने के बाद से आया, और उस वीकनेस में, उस कमजोरी की हालत में भी, जबकि मैं चेयर पर बैठ के पढ़ नहीं सकता था, तो बिस्तर पर लेट के पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे 8-10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि चेयर पर बैठना शुरू किया। तो लगभग 1 महीने में उस हॉस्पिटल से आने के बाद से तैयारी के बीच में कभी भी जिस तरीके से बीमार होने के पहले पढ़ रहा था वैसे ही पढ़ता रहा। मैंने अपने साथ अपने लक्ष्य के लिए 1 मिनट के लिए भी कोई समय बर्बादी नहीं की, और उसका नतीजा था कि मतलब उस परिस्थिति में जब मेरे सर्कल के मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, इवन मेरे रिलेशन में जो भी लोग थे, जो जानने वाले थे, वो मान बैठे थे कि इतनी बीमारी हो गई है, इस तरह की हालत हो गई है, अब ये क्या ही मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। सर कहते हैं जब कोई इंसान कुछ चीज़ तय कर लेता है तो पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है सर। उंगलियों में दर्द, उस समय जब पेन की ग्रिप भी आपके हाथ से नहीं पकड़ाती, लेकिन मेंस आप जब देते हैं तो आपको लगता नहीं कि आपके हाथ में दर्द है, भले उसके पहले 10 दिनों तक आपको लगातार गर्म पानी में आपने हाथ डुबा कर रखा हो। वो याद आज भी आता है? बहुत ही, मतलब वो याद मैं आपको क्या ही बताऊँ शेयर करने में। उस समय मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 2 दिन बचा हुआ था, और मैं लगातार, मैं बोल रहा हूँ कि इतनी वीकनेस थी, उसके बाद पढ़ते ही जा रहा था। मेरे मन में आया कि थोड़ा लिख के देख लो, बहुत दिन, 1 महीना हो गया लिखा नहीं हो कुछ भी। मैं लिखने बैठा, पेन का ग्रिप बन ही नहीं पा रहा था, मैं पेन को पकड़ ही नहीं पा रहा था। सो एकदम से ऐसी घबराहट हुई कि मैं बता नहीं सकता। इमीडिएटली मैंने तुरंत एकदम डॉक्टर साहब से बात करो, डॉक्टर साहब को फ़ोन में लगा के पूछा, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता है, अब तो आप गर्म पानी नमक में हाथ डालिए। मैं 2 दिन में 50 बार गर्म पानी करके और नमक डाल करके हाथ डाला। फिर जिस दिन मेंस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कैसे ख़त्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला, कहाँ दर्द था, क्या था। सो ये है यूपीएससी का वो पहला रिएक्शन सर, क्योंकि मैंने सुना कि रिज़ल्ट आ गया था और 8-10 दिन बाद आप, पता ही नहीं था आपको कि रिज़ल्ट लेने भी जाना है या पता भी आपको करना है। यूपीएससी का मेंस का जब आया था, पहला रिएक्शन जब हम इंटरव्यू भी आपने सिलेक्शन ले लिया सर, फादर तो शायद उस समय नहीं थे सर, माता से बात की होंगे, माता जी से, तो
याद आई सब चीज़ें कि पिता चाहते थे आज वो मुकाम आपने हासिल किया? निश्चित रूप से एक तो मतलब मेंस बहुत के बाद इमोशनल क्षण। मैं बहुत ही इमोशनल क्षण होता है। मेंस के बाद मैं मेरे बड़े भाई दिल्ली में हैं, तो उनकी डॉटर जस्ट पैदा हुई थी और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो एडमिट थी और मैं इलाहाबाद से मेंस एग्ज़ाम देने के बाद यूपीएससी मेंस के बाद यूपीपीसीएस का मेंस दिया था, ठीक उसके एक दिन बाद ही मैं दिल्ली चला गया और जाने के बाद बीमार पड़ी, एडमिट थी, कई हॉस्पिटल में चक्कर लगाया। मेंस का रिजल्ट आने के बाद मैं 6-7 दिन तक, क्योंकि हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ था, मैं जाके मेंस का रिजल्ट देख नहीं पाया और किसी और को मैं जानबूझकर रोल नंबर दिया नहीं कि मेरा देखे वो। जब 2006 की होली के एक दो दिन पहले मेरा एक दोस्त वहीं पे दिल्ली में थे, तो उनके यहाँ गया, रात में रुका और अगले दिन सुबह उनकी बाइक से जाकर के यूपीएससी में रिजल्ट देखा और देखा कि हाँ मेंस पास हो गया हूँ। उसके बाद की जर्नी ठीक है, हॉस्पिटल और प्रिपरेशन चलता रहा, मॉक इंटरव्यू वगैरह। फिर सिलेक्शन के बाद का जो क्षण है, निश्चित रूप से इतनी लंबी तैयारी और इतना संघर्ष और जिस तरह से समर्पण देते हैं तो अविश्वसनीय होता है, बहुत ही भावुक क्षण भी होता है। और जो मेरे पिता का एक सपना था और आशीर्वाद था, जो लक्ष्य दिया था मुझे उन्होंने, उसको पाने के बाद जब मैंने माता जी से बात किया तो हम दोनों अत्यंत भावुक हो गए। आईएएस बनने के समय जब यूपीएससी आप सेलेक्ट होते हैं सर, फिर भारत दर्शन के लिए ले जाया जाता है, सुकमा आपका आना हुआ, बस्तर की खूबसूरती आपने देखी। उस समय तो शायद तय नहीं था कि आपको छत्तीसगढ़ काडर मिलेगा, तो क्या छत्तीसगढ़ काडर के लिए जब मिला तो पहला एक्सप्रेशन, क्योंकि सुकमा या बहुत ज़्यादा आपने छत्तीसगढ़ देखा नहीं था सुकमा के, नहीं हो गया था, काडर मिल गया था हम लोगों को। अच्छा जी। हम लोग भारत दर्शन से घूमते उड़ीसा की तरफ से फिर जब सुकमा आए थे, तो सुकमा हम लोग दंतेवाड़ा आए, दंतेवाड़ा से फिर सुकमा हम लोगों ने रात में रुके वहाँ पे। तो हम लोग, मुझे जब, मैं खुद बिहार का रहने वाला, यूपी में फिर पढ़ा लिखा, सो बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बस्तर का नाम सुना था कि बस्तर है, तो वैसे ही इतना प्राकृतिक वातावरण, इतना खूबसूरत सब कुछ लगा कि कैसे इस तरह की बातें यहाँ पे हो सकती हैं। फिर भी सुरक्षा भी थी वहाँ पे, हम लोग रुके और आगे फिर उस फर्स्ट एक्सपोज़र के बाद जब यहाँ पे अपनी सेवाएं देना शुरू किया, तो 3 साल से आसपास वहाँ पे बस्तर में मैंने सर्विस भी की। तो एक अच्छा ही मतलब बस्तर को लेकर के, छत्तीसगढ़ को लेकर के, जो बस्तर में अगर काम नहीं करे तो मुझे लगता है कि आपके करियर में अपूर्णता है। सर, जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में होंगे, सरगुजा का कोई शख्स नहीं भूल पाया वो कि जब एसडीएम अंबिकापुर आप थे सर, एक घटना हुई थी सर, मैं याद ज़रूर दिलाना चाहूँगा। जेल प्रशासन में आपको अचानक चेक करने के लिए भेजा गया था, उस घटना के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि जो भी सरगुजा में रहता है वो घटना ज़रूर आज भी याद करता है। क्या हुई थी सर वो घटना? शुरुआती दौर था मेरा, सरगुजा में प्रोबेशन पीरियड भी था, मैं वहाँ एसडीएम भी था। घटना देखिए, जो सेंट्रल जेल के सरप्राइज रेड की बात थी, जो घटना रेड के समय हुई वहाँ पे, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सामने जेल के अधिकारी ने, जेल के अधीक्षक ने जिस तरह से अशासकीय मतलब व्यवहार किया, सो वो बहुत ही गलत था। तो उसके बाद की जो पूरी घटनाएं हैं उसको लोग काफ़ी कम जानते हैं, एक्चुअली में हुई गया थी। सच ये है कि एक शासकीय दायित्व का निर्वहन कर रहा था मैं, कलेक्टर साहब के कहने पे। एक सरप्राइज़ रेड था वो, जिसको कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब और मुझे 3 लोग को ही पता था। जब फोर्स लेकर मैं अंदर गया और जिस तरह से मिसबिहेव हुआ वहाँ पे, और आगे जब कोतवाली ला करके बाकी शासकीय कार्रवाई हुई, तो उसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक बहुत ही, एक अधिकारी के रूप में आज भी याद करता हूँ तो कोई अच्छी खुशी की बात नहीं, कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए कभी भी। बट ये एक चैलेंज भी है प्रशासन में, किस किस तरह का शुरुआती दौर में इतनी बड़ी चुनौती, आप जस्ट 1 साल की सर्विस और इस तरह की चुनौती सामने हो कि जेल का इंस्पेक्शन करने मुझे भेजा गया हो और वहाँ कुछ और ही ट्विस्ट हो जाए। सो मेरे करियर के लिए, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी था। क्या सीखा सर उस लेसन से? लेसन से ये है कि ये बात अपना, हालांकि मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे 50-60 के पूरे अपने साथ वो थे, फोर्स था, तो उससे सीखा यही कि एक ऑफिसर का जो व्यवहार है, हमारा तो व्यवहार ठीक है, सामने वाले का भी पूरे उसमें, जनरली मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूँ, टीम प्लेयर हूँ मैं, कि सभी को वैसे ही काम करना चाहिए। लेकिन कई बार सामने वाले को आपको और अच्छे से रीड करके
और नियंत्रित करने का तरीका बेहतर आते रहना चाहिए। तो प्रशासन में नियंत्रण की जो शक्ति है, जो नियंत्रण का जो एक एंटिसिपेशन है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। वो जिला जिसका सपना आपने देखा था, वो जिला जब भारत दर्शन के समय आप वहाँ आए थे, उसी ज़िले में एज ए कलेक्टर जाना सर, क्योंकि और वो घटना भी बहुत बड़ी थी। मैं याद करना चाहूँगा, उसी समय जिला बना था, एलेक्स पॉल मेनन पहले कलेक्टर हुआ करते थे, नक्सली ने अपहरण कर लिया। 3 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग वहाँ हुई थी। बहुत चैलेंज भी था कि एक ज़िले, जिस ज़िले में आप जा रहे हैं उस ज़िले के कलेक्टर को नक्सली उठा कर ले जाते हैं। कितना चैलेंज लगा जब आपने वहाँ पर काम करना शुरू किया सर? मैं पहले दंतेवाड़ा का सीओ 2 साल रह चुका था और बीच में राजनांदगांव में कमिश्नर नगर में पोस्टिंग हुई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात मुझे वहाँ सुकमा भेजा गया एज ए कलेक्टर। तो अब ये था कि सुकमा के लोग मुझे पहले से कंबाइंड जिला था, तो सीईओ के रूप में मुझे कार्य करते देख चुके थे। तो जो भी लोग थे वहाँ मुझे जानते थे कि मैं किस तरह का अधिकारी हूँ, किस तरह के व्यक्ति हूँ। तो चैलेंजिंग इस सेंस में था कि नया ज़िला बना है, नए ज़िले को जिला प्रशासन के रूप में काम करके दिखाना, उसको कैसे, एक चैलेंज था ये। एक अधिकारी के रूप में, मेरी कार्यशैली के रूप में, क्योंकि वहाँ पे एक रैपो मेरा बना हुआ था, एक मेरा कनेक्शन बना हुआ था, तो मेरे लिए सहूलियत भी थी। फिर भी मैंने जाने के बाद से ज़िला को चलाने के लिए और पूरे प्लानिंग से एक एक सेक्टर को, खास करके वहाँ का जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, तो संरचना के क्षेत्र में काम करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें शिक्षा के लिए मैंने विशेष जोर दिया वहाँ। सर, कहा जाता है कि नक्सल समस्या का हल केवल बंदूक की गोली से नहीं हो सकता। जब तक वहाँ आदिवासी का हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, जब तक नक्सलिज्म खत्म नहीं। एजुकेशन हब के लिए बहुत बड़ा काम हुआ था सर, आज भी याद आता है। जी बिल्कुल, एजुकेशन हब के लिए वहाँ पे जाते ही मैंने प्लान शुरू किया, और निश्चित रूप से नक्सल क्षेत्र में एकमात्र उसका उत्तर विकास है, शिक्षा है। और मैं वहाँ पे काम करने के बाद ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरह की प्रतिभाएँ हैं, वहाँ के बच्चे खूब पढ़ना चाहते हैं। इसी को देखते हुए सुकमा जिला मुख्यालय में के पास ही बिल्कुल वहाँ पे एजुकेशन हब का तत्काल काम शुरू किया, और मेरे कलेक्टर रहते ही वहाँ पे काफ़ी काम, मतलब ग्राउंड फ्लोर तक का हो चुका था, आगे जा कर के उसको और पूरा किया गया, और आज भी सुकमा का एजुकेशन हब एक कवर्धा, कोरबा, बिलासपुर, इसके बाद 3 जिलों के और आप कलेक्टर रहे सर। कोरबा का कार्यकाल बहुत याद आता है। कहा जाता है कि डीएम साहब का वहाँ के जनप्रतिनिधियों से जमता नहीं था सर। क्या ये क्लैशेस हर जगह रहे कि कोरबा में ही रहे? नहीं नहीं, कहीं ऐसा कभी नहीं रहा। एक मैं 12 साल की फील्ड की सर्विस किया हूँ, और कभी न जमने का तो किसी से सवाल ही नहीं है। मेरा एक पब्लिक सर्वेंट हूँ मैं, और मेरा काम सर्विस डिलीवरी है। सो किसी का अगर व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट हो, वो पूरा ना हो तो अलग बात है, अन्यथा मैं जनता के लिए हमेशा सुलभ हूँ, हमेशा उपलब्ध हूँ, और हमेशा परफॉर्म करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो कोरबा का जो टेन्योर है मेरा, अगर आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी से एक एक काम को वहाँ पे, पहली बार जब वहाँ पे डीएमएफटी के नाम से फंड आया, तो पूरे देश में सबसे पहले प्लानिंग करके और जिस तरीके से वहाँ पे काम शुरू किया है, तो वो काम आज भी शायद अगर भारत के सबसे बड़े 2-4-5 काम में होगा डीएमएफ का, तो कोरबा का काम एजुकेशन हब होगा। स्याही मुड़ी बताया जाता है, स्याही मुड़ी एजुकेशन हब, कुछ बताएंगे उसके बारे में? स्याही मुड़ी में 5000 बच्चों के लिए, वैसे अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे, खास करके आदिवासी गरीब बच्चे, उनके लिए एक एजुकेशन हब का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, और वो वहाँ पे बन के तैयार हुआ। उसके बाद मैं अपने रहते काफ़ी हद तक कंप्लीशन पे ही था। तो ये था कि उन बच्चों को जिनके लिए कि वहाँ पे अंदर में छात्रावास नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, खास करके ट्राइबल डिपार्टमेंट का ही था, ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनके लिए वहाँ पे ये प्रयास करके बनाया गया है। आज भी एजुकेशन के फील्ड में वो काफ़ी एजुकेशन हब वहाँ का बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सर, कोरबा वाली घटना बहुत सुर्खियां बटोरी थी, एकदम रोज पेपर की सुर्खियों में। ऐसा लग रहा था कि तलवारें खिंच गई हैं दयानंद साहब और लोकल वहाँ के विधायक के बीच में। एक पब्लिक सर्वेंट और आईएएस कभी मीडिया में आना नहीं चाहता, अचानक ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। नहीं, मैं तो कभी नहीं आया था, मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे तो बाकी चीज़ों से मतलब भी नहीं था। मैं आज भी दावे के साथ कर सकता हूँ कि ऐसा कोई भी काम जो पब्लिक के हित में ना हो, मैंने वहाँ नहीं किया। जो भी किया पब्लिक के हित के लिए नहीं होने, अगर पब्लिक के हित के विरुद्ध कोई काम हो उसको बिल्कुल कभी भी नहीं होने दिया। सो टकराव की तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे बात यह है कि हम किस विज़न से काम कर रहे हैं, सामने वाला एक विज़न है। तो मेरी तरफ से कभी कोई नहीं, सबका स्वागत था। जो भी विकास के लिए मेरे साथ था, सबका स्वागत था।
तो मैं तो इन चीज़ों की पढ़ा ही नहीं। बिलासपुर कलेक्टर का टेन्योर काफ़ी रोचक रहा सर, उसके बारे में कुछ यादें हो जो आप शेयर करना चाहें? बिलासपुर टेन्योर का एक तो जो वहाँ का एयरपोर्ट अभी अब उड़ान में चल रहा है, वो एक काम पूरा करने का था। उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बहुत सारे काम किए गए आपके पिंडरा मरवाही क्षेत्र में, खास करके आवास के क्षेत्र में, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए बहुत सारे काम किए। यहाँ तक कि आप जो सपेरो लोग की बस्ती में दौरे पे घूम रहा था तो देखा कि उनके पास घर नहीं है, उनके पास टॉयलेट नहीं है, तो एक क्लस्टर में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाया था, जो कि आज भी बहुत मुझे संतुष्टि देता है कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम मतलब वहाँ पे हुए हैं, अलग अलग, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र में हो, ग्रामीण विकास क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वहाँ का स्वास्थ्य का भवन बना करके जल्दी से वहाँ काम शुरू कराना, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। सर ये शो जो हमारा अफसरनामा है ये यूथ ओरिएंटेड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे यूथ के लिए सर? क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं सर बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, लोगों को अभी भी नहीं पता कि उन्हें यूपीएससी फाइट करना है तो किस तरह से तैयारी शुरू से करना चाहिए। क्या वाकई में 9th से शुरू कर देना चाहिए तैयारी, या फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, अब तो बच्चे काफ़ी गाइडेंस के लिए काफ़ी कुछ उपलब्ध भी है। जहाँ तक यूपीएससी की बात है या किसी और करियर को बनाने की बात है, तो पहले तो जो 9th क्लास या 10th क्लास, अब डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह का एक्सपोजर है। अगर बच्चा देख रहा है किसी उसके इंटरेक्शन में है कि क्या उसको दिख रहा है, कोई इंजीनियर दिख रहा है, कोई डॉक्टर दिख रहा है, कोई IAS दिख रहा है, IPS दिख रहा है, तो हो सकता है इन्फ्लुएंस होकर वही बनना चाहे। लेकिन अगर हमको अगर इवन क्लास 10th तक है, जो चीज़ें हमको करनी हैं, अगर हम अपने सही कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर अपना हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं 10th के बाद भी, एटलीस्ट 10th के बाद, तो हमको बिल्कुल अपने टारगेट को, लक्ष्य को निर्धारित करके उस दिशा में ही काम करना चाहिए। क्या एक सेकंड मार्क भी रखना चाहिए अपना, जैसे कि आपने कहा कि एक चॉइस और होनी चाहिए, अगर ये नहीं हो पाया, क्या ये होना चाहिए कि ये नहीं हो पाया तो वो हो जाए, या फिर एक ही पथ पर आगे बढ़ना चाहिए? एक ही पथ तो मतलब आपका अगर टारगेट जो भी हो, एक लाइफ में मतलब विकल्प रहे। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, या डॉक्टर बनना है, या CA करना है, ग्रेजुएशन इस तरह है, कुछ भी करने का प्रोफेशनल डिग्री आपके पास अगर है, तो वो हमेशा आपके लिए एक कॉन्फिडेंस भी देगा, अच्छा भी है, कोई बुराई भी नहीं है। सो अगर वो है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी प्रतिभा से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होने से, डिटर्मिनेशन से, अपने कमिटमेंट से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, कोई एक लाइन पकड़े हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कोई विकल्प रखता है तो कोई बुराई भी नहीं है। सूचनाएं बहुत हैं सर, मोबाइल आपके पास है, इतनी सारी जानकारियाँ हैं, कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है किसको पढ़ूँ किसको नहीं पढ़ूँ, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल, यूपीएससी के लिए तो खास करके, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, और यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। अभी सूचनाओं का पूरा विस्फोट हो चुका है, आपके पास ज्ञान का भंडार इतना आ गया है कि उसमें से क्वालिटी वाला कौन सा है, कौन सा गुणवत्तापूर्ण है, कौन आपके काम का है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे लोगों के पास जो पहले अच्छे सीनियर्स हों, या तैयारी में हों, या सेलेक्टेड लोग हों, अच्छे कोई गुरु और टीचर्स हों, तो मटेरियल लोग घूम फिर करके मतलब इधर उधर की चीज़ें बार बार 20 जगह से इकट्ठी करके कंफ्यूज होने से बेटर है कि आप अपने सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के हिसाब से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करिए और उस मटेरियल को पढ़िए, फोकस्ड हो जाइए। जीके का भी बहुत बड़ा रोल रहता है सर, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए यूथ को सर? जीके बेसिकली जनरल स्टडीज़ की बात करें, GS की बात करते हैं, तो GS के लिए तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी हो, एक न्यूज़पेपर 1-2 पढ़ता है, रोज़ न्यूज़ सुनता है, मैगज़ीन 1-2 जो मंथली मैगज़ीन्स होती हैं उनको कंसल्ट करता है, तो इतना करने के बाद जो हमारा जो एकदम करंट अफेयर्स टाइप चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं। फिर GS के लिए जो सब्जेक्ट वाइज, साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सिविक्स के लिए, पॉलिटी के लिए, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम NCERT के बुक्स हों या 1-2 और भी राइटर्स हैं उनके बुक्स हैं, उनको कंसल्ट करते हैं तो हो जाता है। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है सर, जैसे कि आपने देखा कि 4 बार आप लगातार 2003, 2002, 3, 4, 5 में आपका हुआ सर, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट भी था वो। लेकिन कई यूथ जो हैं वो अटक जाती है, उनको ऐसा लगता है अब नहीं हो पाया तो शायद आगे ना हो, वो अपना रास्ता बदल देते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, अपने पे आत्मविश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और मेहनत का कोई जवाब नहीं है। जब आपका कॉन्फिडेंस होता है, जब आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, आप अपना 101% देते हैं,
तो आपको लगता है कि हाँ क्यों नहीं मिलेगा, हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। जहाँ तक मैं फिर अटेम्प्ट की बात है, सिलेक्शन किसी एक अटेम्प्ट में होना है। बिल्कुल। और अटेम्प्ट अगर आपको 4 या 7 जो भी दिए हुए हैं, हम लोग के टाइम में 4 थे, तो 4 का मतलब है किसी एक में सेलेक्ट होना है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। आप जब लक्ष्य बड़ा रखते हैं तो आपके आसपास जो लोग हैं सबसे पहले वही आपको अविश्वास करते हैं आपके ऊपर, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग बाहर बैठे हैं, आप थोड़ा पीछे हैं। तो उनसे घबराइए नहीं, वही आपको जो है आत्मबल दे रहा है। वो लोग आपको समझ रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो ये सबके साथ होता है कि जो आपके पास में है सबसे पहले आपको ये बताना चाहता है कि ये बड़ा मुश्किल है, तो कुछ और देख लो। तो इससे बचने की ज़रूरत है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो पूरा डिटर्मिनेशन है वो और तगड़ा हो और मजबूत हो, ये नहीं करके दिखाना है। और ये सफलता एक्चुअली जब हम सही रास्ते पे होते हैं, जब अपना हम सब कुछ दे रहे होते हैं, झोंक रहे होते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है क्यों नहीं मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दयानंद साहब। सुना आपने, बहुत साफ इन्होंने कहा कि आपको 100 नहीं 101% अपना देना पड़ेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं। जो आपने गोल सेट करके रखा है निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, घबराने की ज़रूरत बनी। और साथ में डेडिकेशन के साथ आप भिड़े रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अफसरनामा में आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।